Today we'll start chapter number 3, Coal and Petroleum, part 3. In this lecture, we'll complete petroleum and refining of petroleum. It is last lecture of this chapter, so let's start. दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं सदगुरु ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पेट्रोलियम और रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम को। ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट करके हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पर उनकी लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम एक्चुअली है क्या? तो ऑलरेडी इस चैप्टर में हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, तो आपको सारी चीज़ें पता हैं। फिर भी हम बता देते हैं, पेट्रोलियम इज ए नेचुरली ऑकरिंग ऑयल्स दैट कंसिस्ट ऑफ चीफली ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। यानी जैसे नेचर में हमने बताया था कोयला बनता है, पेट्रोलियम बनता है, तो उसी तरह पेट्रोलियम जो होता है वो भी लाखों करोड़ों साल तक जब पेड़ पौधे जीव जंतु मिट्टी के अंदर दबे रहे, हाई प्रेशर और टेम्परेचर में धीरे धीरे कन्वर्ट हो, तो जिस तरह से कोयले के रूप में कन्वर्ट हो वैसे ही पेट्रोलियम के रूप में भी कन्वर्ट होते हैं। बस पेट्रोलियम की खास बात ये होती है कि पेट्रोलियम में जो कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कह सकते हैं मेनली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं पेट्रोलियम में। हाइड्रोकार्बन मतलब होता है वे सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन अवेलेबल होता है, और इसके अलावा विद सम ऑफ एलिमेंट्स सच एज सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और इसके अलावा पेट्रोलियम में क्या अवेलेबल होता है? कुछ एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया या फिर नाइट्रोजन हो गया। द अनरिफाइंड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड क्रूड ऑयल, यानी जो कच्चा तेल होता है उसे, जो अनरिफाइंड होता है जिसकी रिफाइनिंग नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल, या इसको हिंदी में बोलते हैं कच्चा तेल। एंड द पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड रॉक ऑयल। पेट्रोलियम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रॉक ऑयल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो उसका रीजन ये है, पेट्रो मीन्स होता है रॉक, ओलियम मीन्स होता है ऑयल, तो इसका मतलब पेट्रोलियम मतलब क्या हो गया? रॉक ऑयल। और रॉक ऑयल का मतलब यही होता है, रॉक मतलब होता है चट्टाने, तो चट्टानों के नीचे जो पाया जाता है दैट इज आल्सो कॉल्ड पेट्रोलियम। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की। तो रिफाइनिंग क्या होता है? रिफाइनिंग मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोल फ्रॉम वन अनदर इज नोन एज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। यानी जो आपका कच्चा तेल होता है, उस कच्चे तेल में से जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं, वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, उन सभी कंपोनेंट्स को सेपरेट करना, अलग करना क्या कहलाता है? रिफाइनिंग कहलाता है। किसका? पेट्रोलियम का। दिस इज डन बाय द प्रोसेस कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू रिफाइनिंग का कार्य होता है। कैसे होता है? विच द बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इज डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम हैव डिस्टिंक्टली डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट। और ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? अगर हम बात करें रिफाइनिंग, तो रिफाइनिंग काम करता है प्रिंसिपल पर, बॉइलिंग पॉइंट पर। यानी जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं पेट्रोलियम के अंदर, उन सभी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो जैसे हम उसको हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, तो जिस टेम्परेचर पर जिस कंपोनेंट्स को बॉयल होना होता है उस टेम्परेचर पर बॉयल होता है और स्टीम में या फिर गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस प्रिंसिपल पर काम करता है आपका रिफाइनिंग, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का। इसमें ध्यान से देखना, अगर हम ओरिजिनल की बात करें तो ये जो नीचे आपकी मशीन लगी हुई है, ये मशीन होता है आपका रिफाइनिंग का, जिसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। लेकिन इसको आसान शब्दों में, आसान भाषा में, आसान चीज़ में समझाने के लिए यहाँ पर देख लेते हैं ऊपर। तो ये है आपका क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल होता है। कच्चे तेल को हम कनेक्ट करते हैं एक चेम्बर में, उस चेम्बर को हम बोलते हैं बॉयलर, जहाँ पर हीट जनरेट होती है, जहाँ पर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हीट जनरेट होती है, और जब हीट जनरेट करते हैं तो बॉयलर क्या करता है? बॉयल करता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, तो ये टेम्परेचर कहाँ तक इंक्रीज करते हैं? 270 डिग्री सेल्सियस तक। फिर ये डिस्टिलेशन बॉक्स में जाता है। तो जैसे डिस्टिलेशन बॉक्स में जाता है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही आपने 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड में आपका पेट्रोलियम बॉयल होता है, और उसमें सबसे पहले जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका रिफाइनरी गैस, ठीक है। अब रिफाइनरी गैस क्या चीज़ें होती हैं, तो उसको हम डिटेल में भी आगे पढ़ने वाले हैं। तो नॉर्मल तौर पर रिफाइनरी गैस मतलब जो एलपीजीज होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि नेचुरल गैसेज होती हैं, या सीएनजी वगैरह होती हैं, वो सब किस टेम्परेचर पर बन जाती हैं? 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर।
फिर जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ाते हैं 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आता है, तो फिर आपका पेट्रोल निकलता है। 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका नेफ्था निकलता है। नेफ्था जो आपका कह सकते हैं जो पेंट में यूज़ किया जाता है थिनर के रूप में, दैट इज आल्सो कॉल्ड। फिर 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएंगे तो कैरोसिन निकलेगा। 260 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएंगे तो डीजल निकलेगा। 280 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेंगे तो आपके जो लुब्रिकेटिंग आयल्स होते हैं वो रिमूव होते हैं। एंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका जो फ्यूल आयल होते हैं वो रिमूव होते हैं। और लास्ट में 340 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो बची हुई चीज़ें होती है, रिड्यूस होती हैं, वो आपको मिल जाती हैं। तो इस तरह से आपका रिफाइनिंग प्रोसेस होता है। चलिए और डिटेल में देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद जो कंपोनेंट्स निकलते हैं, कौन से कंपोनेंट निकलते हैं, किस टेम्परेचर पर निकलते हैं, उनमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अवेलेबल होते हैं, या उनका कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, या फिर उनका यूजेस कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर 4 कॉलम्स हैं। सबसे पहला है आपका फ्रैक्शन, ठीक है, फिर आपका बॉइलिंग पॉइंट, फिर आपका कार्बन एटम, और लास्ट में है प्रोडक्ट्स ऑब्टेन या यूजेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेट्रोलियम गैस की। पेट्रोलियम गैस किस टेम्परेचर पर निकलता है? लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर पेट्रोलियम गैस निकलता है। और इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? 1 से 4, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? तो एलपीजी, जो आपका एलपीजी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो घरों में हम किचन के रूप में यूज़ करते हैं, वो होती है आपकी एलपीजी, ठीक है। तो फ्यूल और होम एंड इंडस्ट्री में फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है गैसोलाइन एंड नेफ्था। गैसोलाइन जो होती है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा, लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिलती है। और इसमें नंबर ऑफ कार्बन 4 से 10 होते हैं। एंड इससे बनाया जाता है, इसका यूज़ क्या होता है? तो पेट्रो मोटर फ्यूल, यानी पेट्रोल जो होता है या मोटर फ्यूल्स जो होते हैं, सॉल्वेंट्स होते हैं, ड्राई क्लीनिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? गैसोलीन और नेफ्था का। नेक्स्ट आता है आपका कैरोसिन, ठीक है। कैरोसिन 130 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में मिलता है। और कैरोसिन में नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं 10 to 16। एंड कैरोसिन का यूज़ कहाँ किया जाता है? तो डोमेस्टिक फ्यूल, घरों में, और जेट इंजन फ्यूल के रूप में भी यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट है आपका लाइट ऑयल। लाइट मतलब होता है हल्का तेल। अब हल्के तेल में आपका क्या आता है? डीजल वगैरह आता है। ये किस टेम्परेचर पर होता है? तो 250 to 280 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में मिलता है। और इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होते हैं, लगभग 16 to 20 नंबर ऑफ एटम होते हैं। अब हम बात करते हैं इसका यूज़ कहाँ होता है। तो इसका यूज़ होता है डीजल के रूप में। डीजल बनाया जाता है, डीजल प्रोडक्ट मिलता है। और इसका यूज़ करते हैं फ्यूल फॉर मोटर व्हीकल्स, यानी ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका हैवी ऑयल। हैवी ऑयल मतलब आपका उसमें कैरोसिन वगैरह आएंगे, जैसे 280 डिग्री सेंटीग्रेड से 360 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी मिलेगा। और इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे? 20 to 25। और ये किस लिए? यूजफुल ऑर्गेनिक केमिकल्स, जिन्हें पेट्रोकेमिकल्स भी कहते हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो यूजफुल ऑर्गेनिक केमिकल्स बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। और लास्ट है आपका रेसिड्यू। रेसिड्यू लगभग कह सकते हैं 360 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जब हम गर्म करते हैं तो लगभग इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? 25 से भी ज़्यादा होते हैं। और इसका यूज़ किस लिए करते हैं? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल्स हो गया, पैराफिन हो गया, वैक्स मतलब मोम हो गया, वैसलीन हो गया, पेंट्स हो गया, या फिर रोड सरफेस, यानी जो रोड में जो डामर यूज़ किया जाता है, वो सबसे लास्ट का इसका स्टेज होता है। किसका? पेट्रोलियम रिफाइनिंग। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ नई चीज़ें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पेट्रोकेमिकल्स की। अब पेट्रोकेमिकल्स क्या होता है? तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग के बाद जो कंपोनेंट्स मिलते हैं, जो सब्सटेंस मिलते हैं, उन्हें नॉर्मल तौर पे हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स, यानी द सब्सटेंस विच आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज और कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। ठीक है, तो पेट्रोकेमिकल समझ में आया क्या होता है? पेट्रोकेमिकल सिंपल से अगर हम बात करें तो वही है, द सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज, यानी पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेज के बाद जो सब्सटेंस हमें मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। एंड दीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट्स। इनका यूज़ कहाँ होता है? डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है, सिंथेटिक फाइबर्स बनाने में किया जाता है, जैसे आपके पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलीथीन हो गया, या फिर प्लास्टिक हो गया। तो इन सभी की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है किसका? पेट्रोकेमिकल्स का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड बिकॉज ऑफ इट्स वाइड एप्लीकेशन एज द फ्यूल इन इंडस्ट्री एंड होम। यानी जो पेट्रोलियम होता है उसको हम कहते हैं ब्लैक गोल्ड, काला सोना। ब्लैक गोल्ड, काला सोना। तो काला सोना क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, बहुत सारे यूजेस हैं फ्यूल के रूप में या फिर इंडस्ट्री और घर में। ठीक है, तो इसलिए हमें इसे क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है
विच सब्सटेंस इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। तो कई सारी चीज़ें आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं। वहाँ पर यदि पेट्रोकेमिकल्स होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, या पेट्रोलियम होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लैक गोल्ड। अब हम देखते हैं पेट्रोलियम गैस। अब पेट्रोलियम गैस क्या होता है, क्या है पेट्रोलियम। अच्छा, यहाँ पर कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे मान लेते हैं कभी आपके सामने नेचुरल गैस आ जाए, कभी आपके पास पेट्रोलियम गैस आ जाए, कभी आपके पास सीएनजी आ जाए, है ना, एलपीजी आ जाए, तो ये सभी चीज़ें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट कह सकते हैं इनमें होता है, लेकिन सभी चीज़ें लगभग एक ही हैं, सभी का एक ही पर्पस है, एक ही है, बस क्वालिटी और प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो पेट्रोलियम गैस क्या होता है, अगर हम नॉर्मल तौर पे पेट्रोलियम गैस की बात करें तो पेट्रोलियम गैस होता है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ एथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ये तीन आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये तीनों सब्सटेंस का जो मिक्सचर होता है उसे हम बोलते हैं पेट्रोलियम गैस। एंड इट्स मेन कंस्टिट्यूट ऑफ ब्यूटेन विच बर्न्स गिविंग ऑफ ए लॉट ऑफ हीट। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंस इसमें होता है वो क्या होता है, ब्यूटेन होता है, जो जब जलता है तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आपका है ब्यूटेन इज इजली लिक्विफाइड अंडर हाई प्रेशर। यानी जो आपका ब्यूटेन होता है वो आसानी से कंप्रेस हो सकता है, आसानी से लिक्विफाइड हो सकता है जब हम इस पर हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आता है इन द लिक्विड फॉर्म इट्स सप्लाइड इन सिलेंडर एंड इट्स कॉमनली नोन एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या एलपीजी। यानी इसी को जब हम सिलेंडर में लिक्विफाइड करके सिलेंडर में कंप्रेस करके भर देते हैं तो इसी को हम बोलते हैं एलपीजी। क्लियर है, तो समझ में आया पेट्रोलियम गैस और एलपीजी, दैट इज सेम। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड इनफ्लेमेबल गैस। मतलब ये हो गया कि ये कलरलेस होता है, इस गैस का कोई भी कलर नहीं होता है, कोई भी गंध नहीं होती, कोई भी ऑर्डर नहीं होता है, और इनफ्लेमेबल गैस होती है। अ डोमेस्टिक गैस सिलेंडर कंटेन्स अबाउट 14.2 kg ऑफ एलपीजी। यानी घर में जो किचन में हम सिलेंडर यूज करते हैं उसमें लगभग कितना होता है, 14.2 kg सिलेंडर होता है, इतनी गैस होती है उसमें, मतलब अवेलेबल होती है लिक्विड स्टेट में। अ स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस, ध्यान रखना यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे आप देखेंगे कि जब भी कहीं पर भी एलपीजी निकलती है तो एलपीजी निकलती है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, बहुत खतरनाक होता है। लेकिन जब आप घर में कहीं देखें लीकेज देखते हैं तो आपको एक अलग से स्मेल दिखाई, मतलब महसूस होती है, फील होती है। वो स्मेल जो होती है वो एलपीजी की नहीं होती है, क्योंकि अभी हमने ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी कि इट इज ए कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, कोई भी स्मेल नहीं होती है। तो उसमें स्मेल आए इसलिए उसमें एक अलग सब्सटेंस मिलाया जाता है और उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं एथाइल मरकैप्टन। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि एलपीजी में कौन सा सब्सटेंस उसकी स्मेल के लिए मिलाया जाता है, तो वो होता है आपका एथाइल मरकैप्टन एंड इट इज एडेड टू एलपीजी टू डिटेक्ट द लीकेज ऑफ गैस फ्रॉम द सिलेंडर। और ये एलपीजी में किस लिए मिलाई जाती है, ताकि कभी भी अगर एलपीजी में कोई भी लीकेज हो तो हमें आसानी से पता चल जाए कि गैस लीक हो रही है। यानी एलपीजी की कोई भी स्मेल नहीं होती है, स्मेल किसकी होती है, एथाइल मरकैप्टन की। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट है आपका 1 ग्राम ऑफ एलपीजी प्रोड्यूस अबाउट 401 किलो जूल ऑफ हीट। यानी जो आपका कैलोरीफिक वैल्यू होती है किसके, एलपीजी की, वो होती है लगभग 501 किलो जूल। यानी 1 ग्राम, ध्यान से देखना, 1 ग्राम जब हम जलाएंगे तो 501 किलो जूल हीट प्रोड्यूस होती है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, प्रिकॉशंस शुड बी टेकन इफ देयर इज एनी लीकेज ऑफ गैस फ्रॉम द सिलेंडर। यानी कहीं पर भी यदि सिलेंडर से गैस लीकेज हो रही तो हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने के लिए, कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो फर्स्ट है एनी ओपन फ्लेम इन द विसिनिटी ऑफ गैस शुड इमीडिएटली बी एक्सटिंग्विश्ड। मतलब ये कि कहीं पर भी ओपन फ्लेम वाली चीज़ें जल रही हैं, जैसे मान लेते हैं कहीं पर मोमबत्ती जल रही है, कहीं पर आग जल रही है, कुछ भी जल रहा हो कहीं पर, तो सबसे पहले हमें उसे बुझा देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब शुड ऑल्सो बी स्विच्ड ऑफ। और जो भी इलेक्ट्रिक बल्ब आपके आसपास लगे हुए हैं उनको भी स्विच ऑफ कर देने चाहिए। नेक्स्ट आपका है ऑल डोर्स एंड विंडोज ऑफ द रूम इन विच द सिलेंडर इज केप्ट शुड बी ओपन टू अलाउ द गैस टू एस्केप। यानी जिस कमरे में, जिस किचन में आपका सिलेंडर रखा हुआ उसके जितने भी खिड़की दरवाजे हैं उनको पूरी तरह से ओपन कर देना चाहिए, खोल देना चाहिए, ताकि गैस आसानी से बाहर निकल सके या बाहर की एयर अंदर आ सके।
ठीक है, तो ये प्रिकॉशन से आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस। अभी हमने बात की थी पेट्रोलियम गैस और अब हम बात कर रहे हैं नेचुरल गैस। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ये भी वैसे ही बनता है। नेचुरल गैस वाज फाउंड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो अलोंग विद पेट्रोलियम, अलोंग विद पेट्रोलियम, ध्यान से देखना सुनना, अलोंग विद पेट्रोलियम व्हेन माइक्रोस्कोपिक सी प्लांट्स एंड एनिमल्स डाइज एंड गॉट बरीड अंडर द सैंड एंड मड एंड दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर एनस्कॉर्बिक कंडीशंस चेंज टू गैस। ठीक है, तो वही प्रोसेस है जैसे आपकी पेट्रोलियम गैस बनती है वैसे आपकी नेचुरल गैस बनती है, बट दोनों में जो कंपोजिशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे नॉर्मल तौर पे हमने पेट्रोलियम गैस की बात की थी तो वहाँ पर एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का कंस्टिट्यूशन था, पर यहाँ पर कंपोजिशन अगर हम बात करेंगे किसका, नेचुरल गैस का, तो इट कंसिस्ट मेनली ऑफ मेथेन। और यहाँ पर जो कंपोजिशन है वो किसका है, वो सबसे मेनली किसका है, वो है आपका मेथेन का। लगभग 85% मेथेन होती है, जबकि एथेन यहाँ पर 10% अवेलेबल होता है। साथ में प्रोपेन लगभग 3% अवेलेबल होता है, और ब्यूटेन एंड ब्यूटेन व्हेन नेचुरल गैस इज कंप्रेस्ड एट हाई प्रेशर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लगभग इसमें मेन जो डिफरेंस है दोनों में, नेचुरल गैस में और पेट्रोलियम गैस में सिर्फ एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का कंपोजिशन होता है, जबकि नेचुरल गैस में मेनली जो होता है वो मेथेन का होता है जो लगभग 85% और एथेन का लगभग 10% और प्रोपेन 3% अवेलेबल होता है। और जब इसी गैस को हम कंप्रेस्ड कर देते हैं हाई प्रेशर पर, इट इज़ कॉल्ड CNG। ठीक है, जो नेचुरल गैस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, CNG होता है। जब हम इसे कंप्रेस्ड कर देते हैं तो इसे बोलते हैं CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG इज यूज टू पावर जनरेशन, और इसका मेन यूज कहाँ होता है, पावर जनरेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग। और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो आपको पता है CNG का यूज हम ट्रांसपोर्ट के जो व्हीकल्स होते हैं, वाहन होते हैं, वहाँ पर भी करते हैं, क्योंकि ये बहुत कम प्रदूषण फैलाता है। एंड द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज दैट इट कैन बी डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। और इसकी सबसे अच्छी बात यह भी है कि इसको डायरेक्टली हम बर्न कर सकते हैं, जला सकते हैं, पाइप के थ्रू इसको सप्लाई कर सकते हैं घरों में और फैक्ट्रियों में। अब हम बात करते हैं ऑकरेंस की बात करते हैं, कहाँ पर उपलब्ध होता है। तो इट इज जनरली फाउंड ट्रैप्ड बिटवीन इम्प्यूरिटी इन प्रीवियस रॉक्स, समटाइम्स अलोंग विथ पेट्रोलियम एंड समटाइम विदाउट पेट्रोलियम। तो कहीं पर भी ये नॉर्मल तौर पे अगर हम बात करें तो कुछ जगह पर ये पेट्रोलियम के साथ भी मिलता है और कुछ जगह पेट्रोलियम के बिना भी मिलता है। एंड इन आवर कंट्री, हमारे देश में, नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र। कहाँ पर मिलता है, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा, जो कि गोदावरी नदी पर बना हुआ है डेल्टा, उस डेल्टे पर भी आपका जो नेचुरल गैस होती है वो पाई जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यूज ऑफ नेचुरल गैस का यूज कहाँ किया जाता है। तो सिंपली यू कैन से एज अ फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। एंड इट हैज़ अ वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू, यानी इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर होता है 55 किलो जूल पर ग्राम। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि पेट्रोलियम गैस की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 501 किलोग्राम पर जूल है, और यहाँ पर जो नेचुरल गैस है उसकी कितनी है, 55 किलो जूल पर ग्राम। एज सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, और ये हाइड्रोजन और कार्बन का भी बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि अभी हमने शुरू में ही आपको बताया था कि ये जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं सभी किसके कंसिस्ट होते हैं, हाइड्रोकार्बन के। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सबको पता है कि बहुत लिमिटेड है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है, तो इनको कंजर्वेशन कैसे करेंगे, संरक्षण कैसे करेंगे, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इट इज बिलीव्ड दैट द टू मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म चेंज इनटू कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, सभी को पता है, इसीलिए कह सकते हैं फर्दर मोर दे आर नोन रिजर्व इन लिमिटेड, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनका जो रिजर्व है वो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में हमारे पास अवेलेबल हैं। अनदर प्रॉब्लम विद फॉसिल फ्यूल्स इज दैट दे आर suddenly increasing air pollution and their uses is linked to global warming। और इसका दूसरा रीजन ये भी है कम यूज़ करने का कि ये जो है बहुत तेज़ी से पॉल्यूशन फैलाते हैं, एयर पॉल्यूशन फैलाते हैं, जो कि डायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग से कनेक्टेड है। तो इसलिए भी हमें पेट्रोलियम का यूज़ कम से कम करना चाहिए। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट we use fuels only when it is absolutely necessary for energy purposes, with must look of alternative source such as solar energy, tidal energy and
विंड एनर्जी। और इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि घरों में भी आप अपने घर में जितने भी लोग हैं जो वाहन चलाते हैं उनको सलाह दे सकते हैं कि कम से कम या जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी इनका हम उपयोग करें। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट बात ये है कि वी मस्ट लुक द अल्टरनेटिव सोर्स। हमें पेट्रोलियम का अल्टरनेटिव सोर्स देखना चाहिए, सच एज सोलर एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी और साथ में विंड एनर्जी। तो इनको हमें अधिक से अधिक यूज करना चाहिए क्योंकि ये रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट कहता है कि फर्दर मोर फॉसिल फ्यूल्स विल बी अवेलेबल टू फ्यूचर जनरेशन फॉर मोर यूजफुल प्रोडक्ट। यानी अगर हम कम से कम यूज करेंगे तो ये फॉसिल फ्यूल्स जो है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, भविष्य की जनरेशन है, उनको भी यूज करने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट है इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इसको नोट कर लें। पीसीआरए, पीसीआरए का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है कभी भी। तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफर्स द फॉलोइंग टिप्स टू कंजर्व पेट्रोल एंड डीजल वाइल ड्राइविंग। यानी जब आप गाड़ी चलाते हैं तो उस समय आपको पेट्रोल डीजल को कंजर्व करने के लिए पीसीआरए आपको ऑफर करता है, आपको बताता है कि क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। यानी हमें उतनी ही स्पीड पर वाहन को चलाना है जिस स्पीड पर आपको चलाने के लिए अलाउ किया गया। मतलब क्या? मतलब यह कि अगर आप गाड़ी में जो इंडिकेटर होता है जहाँ पर आपकी स्पीड बताता है, उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर 3 कलर सिंबल्स दिखाई देते हैं। एक आपका नीले कलर का दिखाई देता है, एक ग्रीन कलर का दिखाई देता है, एक रेड कलर का दिखाई देता है। ग्रीन मतलब होता है आपको चलना है, यानी जो आपका सबसे बेहतरीन चीज़ होती है वो होता है ग्रीन सिंबल। तो ग्रीन कलर में जितनी स्पीड दी हुई है 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड दी हो सकती है, तो उसी स्पीड पर आपको गाड़ी चलाना है। क्यों? क्योंकि अगर उससे कम स्पीड पर चलाएंगे तो भी पेट्रोल ज़्यादा खाएगा, ज़्यादा स्पीड से चलाएंगे तो भी पेट्रोल या डीजल ज़्यादा कंजर्व करता है। इसलिए एक पर्टिकुलर स्पीड पर ही वाहन को चलाना है। सेकंड कहता है स्विच ऑफ इंजन इफ़ यू हैव द वेट द ट्रैफिक लाइट्स फॉर एनी अदर रीजन। कहीं पर भी आप गाड़ी खड़ी कर चुके हैं, चाहे ट्रैफिक लाइट्स हो या कोई अदर रीजन हो, तो वहाँ पर आपको इंजन को स्विच ऑफ कर देना है, बंद कर देना है। और थर्ड पॉइंट कहता है कि चेक योर टायर प्रेशर रेगुलरली, टायर प्रेशर रेगुलरली। यानी आपको अपनी जो बाइक है या गाड़ी है उसका जो टायर्स हैं उनमें हवा जो है बराबर चेक कराते रहना चाहिए। लो प्रेशर एंड टू हाई प्रेशर वेस्ट फ्यूल, कम हवा और ज़्यादा हवा, ये दोनों आपकी गाड़ी के फ्यूल्स का नुकसान करते हैं। इसलिए कभी ज़्यादा हवा भी नहीं भरनी चाहिए और कभी कम हवा भी नहीं भरनी चाहिए। मेक श्योर दैट यू सेंड योर व्हीकल्स टू गैरेज फॉर रेगुलर मेंटेनेंस, और हमेशा आपकी गाड़ी को रेगुलर मेंटेनेंस के लिए गैरेज में भेजता रहना चाहिए। तो ये सावधानी यदि हम रखेंगे तो फ्यूल को बचा सकते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश होता है। इस चैप्टर में हमने 3 पार्ट में कवर किया है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तीनों पार्ट के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने किसी पार्ट को मिस किया है तो जहाँ के देख सकते हैं। और मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ कि यदि कंपटीशन लेवल की भी आप तैयारी कर रहे हैं या एनसीईआरटी की बात भी कर रहे हैं तो आपके एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाले हैं। तो thanks for watching this video. Please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for daily notification. Thank you so much. Bye bye. Take care. Jai Hind.